हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है श्री राम कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसका सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक का हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और उस फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में समझा। भाई एसिड्स क्या होते हैं, एसिड बेस को पहचानने के लिए कौन से इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, तो वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिड के टाइप्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की हमने। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। और आज हम बेस पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बेस के बारे में। तो ये देखिए एसिड बेस सॉल्ट आपका टॉपिक है। आपको इंडिकेटर समझाए मैंने, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखे थे, जिसमें लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और ये कुछ बातें डिस्कस की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, उनका सोर्स क्या है ऑर्गेनिक एसिड्स का। मिनरल एसिड क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूशन कैसे करना है, पानी कैसे मिलाना है उसके अंदर, और एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो वह काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, लगभग 40 मिनट का लेक्चर हमने कंप्लीट किया था इन सभी प्रॉपर्टीज़ पर। और इसके बाद एसिड यहाँ पर कंप्लीट हो गया था और आज का हमारा टॉपिक है बेस। तो ठीक है, अगर बच्चों आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आपको एसिड के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप जल्दी से देख लें लेक्चर को और फिर हम इस लेक्चर को करेंगे स्टार्ट, जिसमें हम बेस के बारे में समझेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। तो बेस के बारे में समझ लो भाई, बेस क्या होता है। ये वाला लेक्चर हम ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, बेस टॉपिक भी छोटा है और इसको कम टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बेस के बारे में समझें तो बेस क्या होते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या आते हैं, बेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखेंगे, कौन सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी किस में आता है, बेस में आता है। तो उंगलियों पे गिन लो, बेस मतलब कैसे पहचानोगे, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन मेटलों के अलावा एक आप कौन सा देखेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, बेस के अंदर आता है। क्योंकि ये सभी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अच्छा, बेस तो आप पहचान लोगे, समझ गए ना, याद हो गए कौन कौन से बेस, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन मेटलों के अलावा एक और कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है, एक बेस है। अच्छा, फिर बेस के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है। अब जैसे एसिड के बारे में बात करें, हमारे दिमाग में एक बात आती है, एसिड मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसको वाटर में डालें तो वो H+ आयन को रिलीज कर दे, उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो बेस क्या करेगा, बेस भी कुछ करेगा, ऐसी कोई मेन प्रॉपर्टी होगी बेस के पास। तो एक मेन प्रॉपर्टी याद रखो आप। तो बेस के पास कौन सी मेन प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लीजिए बेस है, बेस को आप पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वाटर में जाने के बाद वो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं, मतलब OH- आयन को रिलीज करते हैं। तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये बेस है। क्लियर। तो एसिड बेस में यही डिफरेंस याद रखें। सबसे पहले तो एसिड वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन को रिलीज करते हैं, जबकि बेस हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है ना, मेन प्रॉपर्टी। इसके बाद आप समझ जाओ कि इनका टेस्ट के बारे में बात करें तो ये बेटर टेस्ट होता है। एसिड बेस में डिफरेंस भी आ जाए तो आप लिख दोगे, एसिड की प्रॉपर्टी है H+ आयन को रिलीज करना, बेस की प्रॉपर्टी है वाटर में जाने के बाद OH- आयन को रिलीज करना। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। समझ रहे हैं। अच्छा, और देखो लिटमस वाली प्रॉपर्टी याद रख लो कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, जबकि एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता था। अच्छा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। और वाटर में जो बेस डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम अल्कली बोलते हैं।
तो वाटर सॉल्यूबल बेस को क्या बोला जाता है? अल्कली। तो अल्कली कुछ अलग नहीं है, बेस होता है, लेकिन ऐसे बेस जो पानी में घुल जाएं, पानी में डिसॉल्व हो जाएं, तो वाटर सॉल्यूबल बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। तो याद रखेंगे क्या? तो बेस की प्रॉपर्टीज याद हो गई, एसिड बेस में डिफरेंस याद हो गया, ठीक है। देखो एक रिएक्शन दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसा कि आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पहली लाइन मेरी यही थी, बेस कैसे पहचाने। तो सोडियम मेटल हो गया, हाइड्रोक्साइड आप जानते ही हैं OH माइनस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। तो बस यही है कहानी। चलो कुछ यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कि आपके पास क्या हो गया? बेस। इसको पानी में डालने से इसने क्या किया? सोडियम प्लस सोडियम क्या बनाएगा? कैटाइंस। तो मेटल्स हमेशा कैटाइंस बनाते हैं, तो सोडियम जो है इसने पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया, और यहाँ पर OH इसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो कहानी ये है कि अगर आप किसी बेस को पानी में डालते हैं तो वो आयंस रिलीज करता है। क्या करता है? आयंस, कैटाइंस और एनायंस। अब कैटाइंस कौन बनाता है? मेटल। और एनायंस कौन बनाता है? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस आयन, ये रिलीज होते हैं। इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें आयंस होते हैं, तो मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि आयंस मतलब चार्ज। चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो एसिड भी क्या करते थे? एसिड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से बेस के सॉल्यूशन भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिसमें आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? एसिड बेस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज दे हैव चार्ज, बिकॉज दे हैव आयंस। चलिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ गए। ये मैं बता चुका हूँ आपको। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर कंसीडर्ड टू बी बेस। इनको बेस माना जाता है। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इन मेटल के अलावा एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे भी क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। अब कहानी आ गई किस पर? स्ट्रॉन्ग पे और वीक पर। भैया कौन कमजोर है और कौन स्ट्रॉन्ग, मजबूत है? तो क्या करें? एसिड पढ़ रखे हैं ना। देखो एसिड को चलो बाद में देखेंगे, बेस समझ लो, एसिड भी समझ में आ जाएगा। दोनों को मैं रिवाइज साथ में करवाता चल रहा हूँ ताकि आप एसिड भी ना भूलें। तो पहले बेस के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ऐसा कोई सा भी बेस, आपको इतना तो समझ में आ गया, बेस को पानी में डालेंगे तो वो कौन से आयन रिलीज करेगा? OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। लेकिन जैसे मान लो कि आपने कोई बेस लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बेस ले लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के कितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए? मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल ले लिए। कितने लिए? 100। अब ये 100 मॉलिक्यूल्स अगर आप लेते हैं और पानी में डाल देते हैं, तो सभी मॉलिक्यूल्स को OH माइनस आयन रिलीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी मॉलिक्यूल्स को OH माइनस आयन को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि बेस क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करवाते हैं। लेकिन अगर 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देंगे। तो मतलब आपका बेस कैसा माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि सभी क्या हो गए? आयोनाइज हो गए। सभी क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। तो जब कोई बेस कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली मतलब जितने मॉलिक्यूल डाले सब ने क्या दे दिए? OH माइनस आयन दे दिए, कोई मना ही नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा। लेकिन अगर ये वीक बेस होता, तो आप मान लो 100 मॉलिक्यूल डालें, जैसे आप मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आपने डाल दिए 100 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपने 100 मॉलिक्यूल डाले और हमें पता चला कि 100 में से हमें मान लो 60 मॉलिक्यूल ने OH माइनस आयन दिए, बाकी 40 ने मना कर दिए। 40 बोल रहे हैं नहीं हम नहीं दे रहे, तो ये कैसा माना जाएगा? वीक माना जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हुआ। जितने मॉलिक्यूल आपने डाले सब ने आपको आयंस नहीं दिए। आयंस किसने दिए? सब ने नहीं दिए, कुछ ने दिए। तो मान लो 100 में से 60 ने आयन दे दिए, 40 नहीं दे रहे, 70 ने दिए, 30 नहीं दे रहे, तो फिर ये क्या होगा? पार्शियली आयोनाइज्ड बोला जाएगा इसको। क्या बोलेंगे? पार्शियली आयोनाइज्ड। तो फिर इसको वीक बेस माना जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। और कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब है कि लगभग सभी मॉलिक्यूल आपको OH माइनस आयन रिलीज देंगे। क्या करेंगे? OH माइनस आयन को रिलीज कर देंगे।
तो इसका मतलब है कि उस के अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे, क्योंकि सभी अगर देंगे तो हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा रिलीज करेगा ये। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, उसको स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस होते कौन कौन से हैं? देखो, आपने वो पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की, जिसमें सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर आता है। तो ये सोडियम पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, तो ये किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। कौन से? सोडियम पोटेशियम के। बाकी इनसे नीचे होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी कि जो बेस होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो किस में आता है? वीक बेस के अंदर आता है। वीक मतलब क्यों? वीक का मतलब है कि वो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है। जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने डाले हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स OH माइनस आयन को रिलीज नहीं कर रहे। मान लो आपने 100 डाले, 70 ने रिलीज कर दिए, 30 ने मना कर दी, तो फिर इसका मतलब OH माइनस आयन कम रिलीज करेंगे। तो वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होते हैं? लेस होते हैं, कम होते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। पूछ सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस होता है, याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंस। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो आपको बता ही दिया है, अगर कोई एसिड वाटर में जाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो वो बेस पढ़ रहे थे अपन, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। एग्जाम्पल कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस के? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, वीक बेस आपको पता ही है, अ बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। वाटर में कैसा हो? पार्शियली आयोनाइज हो। बस ये वर्ड ध्यान रखिए कि ये कैसा होता है? पार्शियली आयोनाइज होता है। ये होता है पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा, क्योंकि सब नहीं कर रहे हैं ना, कुछ लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो उसको वीक बेस माना जाएगा। इसके उदाहरण क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो आपको ऑलरेडी पता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं सोडियम पोटेशियम, तो उनके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो नीचे आते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है? वीक बेस बनाते हैं। और इनके अलावा जो आपको मैंने पढ़ाया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा होता है? वीक बेस होता है, ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है, आगे काम आएगा जब आप सॉल्ट पढ़ेंगे, है ना। तो सॉल्ट में आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। चलो समझ गए स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले से याद है कि बेस जो है उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। अच्छा, बेस फील सॉफी टू टच, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। और ये भी आपको बता दी थी मैंने, डिफरेंस भी याद रखें तो बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और बेस आर इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जिसके पास चार्ज होता है, जिसके पास आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जो बेस का जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे या एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं, चार्ज होता है। तो बेस आर इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, बेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस, ये प्रॉपर्टीज में पढ़ाने वाला हूं कि बेस जो है कुछ मेटल के साथ रिएक्ट होंगे और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, अभी पढ़ेंगे अपन इसको। और बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, ये तो पहले ही पढ़ चुके। एसिड को बेस में मिलाओ चाहे बेस को एसिड में मिलाओ, रिएक्शन का नाम होता है क्या? बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ठीक है। और बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या कह रहा है? मतलब ये फिर से सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, या थोड़ा दिमाग लगाया करो, फिर से बना दिया सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर कब बनता है? जब एसिड बेस रिएक्ट होते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर बेस की रिएक्शन आप कर रहे हो किसके साथ? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो मतलब ये जो है वो क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस है तो ये एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिड। और टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। कुछ बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि सॉल्ट वाटर बन रहा है तो मतलब बेस एसिड रिएक्ट हो रहे होंगे, तो बेस, ये तो बेस कंफर्म है, लेकिन ये जो लिख रहा है ये बेस एसिड लग नहीं रहा, लेकिन एसिड है। क्या?
कि जो आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ये 1 बाई 1 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो आपको मुझे बतानी है। जैसे कि बेस की रिएक्शन किससे करना है, किसी मेटल के साथ करना है। देखो सभी के साथ नहीं करना है, कुछ मेटल रिएक्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि जाना माना पहचाना बेस आपको याद आ गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तो मुझे लगता है कि बेस को पहचानने में आपको कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि कितना आसानी से आपको बता दिया है कि मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट क्या होते हैं, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेक और बीक भी आप समझ गए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इसकी रिएक्शन करने वाला हूं जिंक मेटल के साथ। किससे करने वाला हूं, सभी के साथ नहीं होगी रिएक्शन, ध्यान रखें, बेस हैं, सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ मेटल के साथ कर जाएंगे। इस फॉर एग्जांपल जिंक। तो जब जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो कोई समस्या नहीं है। एसिड की हमने रिएक्शन की थी मेटल के साथ, उस टाइम पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था और एक सॉल्ट बना था। तो फिर से अपन एक क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। यहाँ पर सॉल्ट बनाने में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे अब आपके सामने दो मेटल हो गए। पहले एक मेटल था हमारे पास, एक मेटल मतलब कैटाइंस और दूसरा एनाइंस, दोनों को मिला के अपन ने सॉल्ट बना लिया था। अब समस्या है थोड़ी सी सॉल्ट बनाने में। ये जो आप देख रहे हैं ना सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है। क्या है बच्चे, सॉल्ट। लेकिन ये सॉल्ट बना कैसे, कैसे इसका फॉर्मूला याद करें वो समझेंगे। तो यहाँ तो ये तो बच्चे क्या बन गया, सॉल्ट। ठीक है, क्या बन गया, सॉल्ट, ये बन गया सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस तो आपको रिलीज करना ही था, तो कोई समस्या नहीं है। जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। बट सॉल्ट का नाम कैसे लेके वो मैं समझा देता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर एक कैटाइंस किसका है, सोडियम का है, और एक जिंक का है, दो चीजें हैं यहाँ पर। तो आप एक काम करो, सोडियम का सिंबल लिखो Na और जिंक का सिंबल लिखो Zn। चलिए दोनों के लिख लिए। और अब अपन कैटाइन के अलावा क्या चाहिए, एनायंस चाहिए सॉल्ट बनाने के लिए। सॉल्ट किससे बनता है, कैटाइन एनायन से बनता है। तो एनायन किसके पास होगा, बोलो, ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर ले लो ऑक्सीजन, क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब आप ये बताइए इसको क्या करें, इनकी बैलेंसी वगैरह देखते हैं। ये सॉल्ट को मैं हटा देता हूं, जगह कम है अपने पास। चलिए अब इसकी बैलेंसी चेक करते हैं। सोडियम की बैलेंसी बोलो क्या होती है, +1। जिंक की बैलेंसी क्या होती है बोलो, तो जिंक होता है अपने पास +2। क्या होता है, +2। और ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है बच्चे 2-। क्या होती है, 2-। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं, आप एक काम करें, ये जो पूरा कैटाइंस है इसकी बैलेंसी सेम रखनी है अपन को, इस पूरे की बैलेंसी देखनी है। हम एक काम करते हैं, ये 2 है और ये 1 है, यानी कि 3। ये 3 तो ऑड होगा, क्या होगा, ऑड। अपन एक काम करते हैं, अगर मैं सोडियम का एक एटम और ले लेता हूं तो सोडियम मेरे पास हो जाएंगे 2। क्या हो जाएंगे, 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम 2 हो जाएगा और जिंक हमारे पास हो जाएगा 1। मतलब क्या है कि इसका 2 मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसका 1 यहाँ ट्रांसफर कर लिया। क्या बन गया, Na2Zn। क्या बन गया बोलो, Na2Zn। ऐसा करने से पूरा जो आपके पास कैटाइंस था, इसका 2 यहाँ आ गया, इसका 1 यहाँ आ गया, ये बन गया Na2Zn। अब बैलेंसी कितनी हो गई, एक सोडियम की 1, दूसरा और आ गया तो कितनी हो गई, 2। 2 + 2 कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पूरे कैटाइंस के पास बैलेंसी हो गई 4। अब यहाँ पर किसकी है, 2, तो काटें इसको 1 और ये हो गया, कितना आ गया काटने पर, 2। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 2 है अभी भी, इस 2 को अपन कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। तो ये बन गया आपके पास Na2ZnO2। इसको आप देखो ट्रिक समझ लो, कुछ समझ लो, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद कैसे रह जाए। एक जनरल ट्रिक आप समझ लें इसको, कि आपको बैलेंसी रटना ना पड़े आपको। तो क्या तरीका है कि आप देखो,
आपको सिंबल लिखना है, सोडियम का Na, जिंक का Zn और ऑक्सीजन का O। फिर आपको वैलेंसी लिखनी है, तो 1 2 और इसकी 2 माइनस। अब मुझे दिख रहा है दोनों की अलग अलग वैलेंसी है, मुझे सेम करना है, तो सेम करना है तो अपन क्या करेंगे, 2 का इधर कर देंगे और 1 का इधर कर लेंगे। Na2Zn हो गया, Na2Zn हो गया, तो भैया यहाँ पे 2 आ गए, तो ये वैलेंसी कितनी हो गई, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। अब जब इस वाले 2 से काटें इसको, कैटाइंस एनाइंस वाली वैलेंसी को कैंसिल करेंगे, तो कैटाइंस के पास वैलेंसी 2 बचेगी, तो ओवरऑल वैलेंसी 2 बचेगी। अपन 2 को ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, ऑक्सीजन पे कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, Na2ZnO2, ये बन गया सोडियम जिंकेट। बोलो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं स्ट्रिक के थ्रू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहाँ पे 2 लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। देखें, बस समझ गए। तो कोई बेस जब किसी मेटल से रिएक्ट होता है तो एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। बट यहाँ पे सॉल्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कैसे समझा दिया मैंने कि वहाँ पे 2 हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मतलब 2 कैटायंस होते हैं, तो दोनों को मिला के अपन यहाँ पे बनाते हैं सॉल्ट। तो ये बन गया सोडियम और जिंक से मिलकर बनेगा सोडियम जिंकेट। अच्छा, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो कॉमन है, पहले जैसा रिएक्शन है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। पहले एसिड को बेस में डाला था, अब क्या कर रहे हैं, बेस को एसिड में डाल रहे हैं, बात तो एक ही भैया। तो क्या करो, देखो, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस रिएक्शन में। आपको बेस तो समझ में आ गए, बेस कौन से होते हैं। अपना बड़ा फेमस और स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सबने पढ़ रखा है। कोई सा भी एसिड ले लो आप, HCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट होंगे, तो एक बेस और एक एसिड रिएक्ट होगा, और जब एसिड बेस रिएक्ट होता है तो यहाँ पर बच्चे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बनाने के लिए आपको ढूंढना है कैटाइंस और एनाइंस, तो कैटाइन किसके पास होता है, मेटल के पास। तो ये जो आपका सोडियम है उसके पास क्या है, कैटाइंस यानी कि Na, और सल्फेट आयन ये आपके पास होता है SO4। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखें, तो यहाँ लिख के बता देता हूं मैं आपको फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। सोडियम का सिंबल आपको याद है Na और सल्फेट का आपको याद है SO4। ठीक है, बैलेंसी याद होना चाहिए। देखो, अगर फॉर्मूला लिखना है तो सोडियम का होता है बच्चे +1 बैलेंसी, सल्फेट की होती है 2 माइनस। अब ये दोनों अलग अलग वैलेंसी हैं, कैंसिल तो हो नहीं रही, और जब कैंसिल नहीं हो रही तो क्रॉस में कर दो। तो इस वाले 2 को अपन यहाँ लगा देंगे। चलो आगे लगा देते हैं, एक बार सही से लिखेंगे फॉर्मूले को। तो NaSO4, तो ये वाला 2 अपन यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा Na2SO4। तो दिस इज सोडियम सल्फेट, और ये क्या हो गया बच्चे, सॉल्ट। ये एक सॉल्ट बना लिया अपन ने, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बना। और आपको पता है सॉल्ट के साथ क्या बनेगा, पानी, यानी कि वाटर, H2 बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस आप कर लेंगे, ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट वाटर बनता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एसिड, एसिड कौन सा आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन कौन देगा, बेस देगा। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से H+ आयन मिल जाएगा, किससे, एसिड से, और बेस से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। कौन सी रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। चलो ये वाली प्रॉपर्टीज समझ गए। देखो, मैंने बेस की मेन प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें रिएक्शन होती है कि बेस को जब किसी मेटल से मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेस और मेटल जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और दूसरा मैंने बता दिया, बेस एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अब एक और रिएक्शन ले लो, उसी टाइप की है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल। अब ये है बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। कैसा बेस होता है बताओ, अभी पढ़ाया था मैंने, कमेंट करें कौन सा बेस है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, बताएं जल्दी से, स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग कौन से होते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो ये है अपना वीक बेस।
इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अपन किसके साथ, हम कर रहे हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। ये बात ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो कि एक एसिड की तरह काम करेगा। देखो कार्बन एक नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किसकी तरह काम करेगा, एक एसिड की तरह समझिए आप इसको, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है ना। ये एसिड की तरह काम करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह काम करेगा, तो एक काम करते हैं रिएक्शन करवा लेते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि ये तो क्या होता है, जाना माना है बेस, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, है तो बेस। जब बेस और ये एसिड की तरह काम कर रहा है, जब दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा बताओ, सॉल्ट प्लस वाटर, यही बनाना था अपन को, तो ये बन गया सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है, कैटाइन से एनाइन से बनता है। ढूंढो कौन है कैटाइन, तो हमारे पास देखो कैल्शियम कैटाइंस है, और ये जो CO2 है और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो CO3 बन जाएगा। CO3 होता है कार्बोनेट आयन, क्या होता है, कार्बोनेट आयन। तो ये कैटाइंस और एनाइंस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं। अच्छा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो कैल्शियम आपको पता ही है Ca लिख देना, कार्बोनेट का आपको पता है CO3 लिख देंगे। बैलेंस याद होना चाहिए, कैल्शियम की 2+ कार्बोनेट की 2-, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या लिख देना है, CaCO3। ये रफ में आप फॉर्मूला बना सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको बैलेंस वगैरह कर लेंगे। आ गई समझ में प्रॉपर्टी। चलो ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज मैंने कंप्लीट की, तो मेन इसमें ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं कि बेस का रिएक्शन किससे करना है, मेटल से करना है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इतना याद कर लो बस, क्या बनेगा बाकी तो हो जाता है। बेस की रिएक्शन करेंगे अपन किसी एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर, और बेस रिएक्ट होगा नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, फिर से क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। यूज और समझ लो, यूज क्या होते हैं, तो यूज आपको समझ में नहीं आएंगे, देखो अभी भी आगे पढ़ाएंगे तब समझ में आएंगे, जब सॉल्ट पढ़ेंगे ना तब आप ये देख लेना। तो आज इस लेक्चर में सॉल्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपको सिर्फ बेस के बारे में बताना था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉप, पेपर और सिंथेटिक फाइबर, रेयन वगैरह इन पे काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी क्या होता है बच्चे, बेस होता है, यूज एज अ एंट एसिड। जैसे स्टोमक के अंदर कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी अपन को ज़्यादा कुछ ईट कर लिया अपन ने, तो उस टाइम पे क्या होती है, एसिडिटी होती है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एंट एसिड। तो जो उस बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज अ एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। और सोडियम कार्बोनेट यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा, ये सब पढ़ाए जाएंगे सॉल्ट के अंदर, वॉशिंग सोडा वगैरह क्या होते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज बेकिंग सोडा। तो अभी टेंशन ना लें, यूज़ वगैरह समझ में नहीं आएंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं जब आप पढ़ेंगे क्या, सॉल्ट। तो सॉल्ट वाला लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जब भी लेक्चर आएगा लेक्चर कंप्लीट देखें तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आधे अधूरे लेक्चर ना देखें। चलिए ठीक है, तो फिर लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।